नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस क्लास में सामान्य विज्ञान के पूरे 70 क्वेश्चंस करवाएंगे और अगर आप आज ये 70 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आपकी एग्ज़ाम्स, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। ये 70 क्वेश्चंस आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मैंने बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस और रिसर्च के साथ ये क्वेश्चंस तैयार किया है। ये विभिन्न परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुके क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम सेंटर में नहीं बन पाते हैं, पेपर में आप स्किप कर कर चले जाते हैं। ये क्वेश्चंस रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स, एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स, सभी स्टेट लेवल के पुलिस के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, इसके अलावा साथियों आपके राजस्थान पुलिस, सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, तो आपको ये कंप्लीट देख लेना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किन्हें संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं जो रक्त का लगभग 45% भाग होते हैं। तो साथियों, संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ किसको कहा जाता है जो रक्त का लगभग 45% भाग होता है? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तीनों, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट और पट्टिकाणु। ये साथियों संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहलाते हैं और ये रक्त का 45% भाग होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है, एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो याद रखना हाइपर टेंशन, ठीक है। और देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि उच्च रक्तचाप शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा उपयुक्त दोनों को, यानी मस्तिष्क और वृक्क दोनों को ही प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, केंचुए के शरीर के प्रथम से अंतिम खंड तक एक लंबी सीधी नली के रूप में उपस्थित क्या होता है? तो साथियों, जो केंचुआ होता है ना, केंचुए के शरीर के प्रथम से लेकर अंतिम खंड तक एक सीधी नली के रूप में उपस्थित होता है और वो क्या होता है? तो याद रखना, करेक्ट आएगा आहार नाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। वह कौन सा जीव है जो कभी पानी नहीं पीता बल्कि इसका अवशोषण त्वचा से करता है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा मेंढक। मेंढक पानी में रहता है लेकिन कभी भी पानी नहीं पीता है, याद रखना। आगे देखिए, जीवद्रव झिल्ली के बारे में किसने बताया? तो सर्वप्रथम जीवद्रव झिल्ली के बारे में किसने बताया था? याद रखना, थियोडर्स बार्न ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। दूसरे प्रकार का एक बृहत अणु जो किसी उत्तक के अम्ल अविलय अंश में मिलता है उसे क्या कहते हैं? क्विक रिवीजन आपको करवा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही फास्ट। ध्यान से देखिए, बहुत ही कम समय में ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में लोड हो जाएंगे, तरोताज़ा हो जाएंगे। जब भी पेपर में पूछे फटाफट से आप उसका आंसर बता दोगे। तो दूसरे प्रकार का एक बृहत अणु जो किसी उत्तक के अम्ल अविलय अंश में मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यानी न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। अगला है, गन्ने की खेती में क्या छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है? तो साथियों, गन्ने की खेती में क्या छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ जाती है? तो देखो, करेक्ट आएगा जिब्रेलिन्स। जब गन्ने की खेती में हम जिब्रेलिन्स को छिड़कते हैं तो जो तना होता है, तनों की लंबाई बढ़ जाती है, याद रखना। बिना थक्का या बिना स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। बिना थक्का या बिना स्कंदन कारकों के जो प्लाज्मा होते हैं उनको सीरम कहा जाता है साथियों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीरम। निम्न में से किस स्तनधारी में दांत नहीं पाए जाते हैं? इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है जिसमें दांत नहीं पाया जाता है? तो याद रखना, पेंगोलिन में। पेंगोलिन एक स्तनधारी प्राणी है लेकिन इसमें दांत नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस साथियों 4 फरवरी को मनाया जाता है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखना 4 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सेरो क्या है? तो देखिए, सेरो क्या है साथियों? तो ये बकरी के समान दिखने वाला एक स्तनधारी होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बकरी के समान एक स्तनधारी। परिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोस से हुई है। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो परिस्थितिकी शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, घर अथवा रहने का स्थान। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो ये किसका मात्रक है? तो साथियों, ऊर्जा का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए।
रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या होता है? तो रात्रि के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर जो है वो होता है 45 डेसिबल। याद रखना, ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डेसिबल। वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देखा जा सकता है? तो साथियों, वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देखा जा सकता है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरबीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्रह, ठीक है ग्रह होगा यहाँ, ग्रह गति का नियम किसने दिया था? तो सबसे पहले ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? तो जॉन्स केपलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जॉन्स केपलर। याद रखिएगा साथियों, ठीक है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? हमारे आँखों में जो प्रकाश प्रवेश होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखना, परितारिका, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण कौन सा है? यानी एक दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो भाई सीधा आकार में वस्तु के बराबर, तो वह कौन सा दर्पण होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर समतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? साथियों, नेगेटिव आपको याद रखना है, ऋणात्मक होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक, जो कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, आपको याद रखना है। चलिए तो आगे देखिए, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो साथियों देखिए, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। याद रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो द्वारक। साथियों, आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? याद रखिएगा, टॉर्च से संश्रित प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है किसके द्वारा? तो आंखों में जो लेंस होता है, नेत्र लेंस, ठीक है, उसमें समायोजन की क्रिया होती है किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों नेत्र लेंस के द्वारा ही। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? तो याद रखिए, सभी लेंस जो होते हैं ये सदैव कैसे होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा विविधपोषी। ऑप्शन नंबर सी। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? यानी वह कवक जो वृक्षों की, पेड़ पौधों की छालों पर उगते हैं, उनको साथियों कॉटिकोलस कहा जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी कॉटिकोलस। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, मिर्गी की जो औषधि होती है ना, ये किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो देखो करेक्ट आएगा परमेलिया नामक लाइकेन से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, जैव उर्वरक के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा एजोला का, एजोला एनाबिना का। नेक्स्ट स्टेप, वह प्रोटीन, देखिए प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो साथियों, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, इसका संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? देखिए, मूलांकर के अतिरिक्त पूछा है, तो भाई मूलांकर के अलावा जो पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो अपस्थानिक मूल जड़ें। और अगर आपसे पूछे मूलांकर से जो जड़ें विकसित होती हैं वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखना, मूसला जड़ें, मूसला जड़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो भाई एक पेड़ में हमेशा क्या रहता है? जड़ रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जड़। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, फूल। अगला है, डेड हट किस में उत्पन्न होते हैं? तो भाई डेड हट जो होते हैं ना, ये किस में उत्पन्न होते हैं? तो ईंख में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ईंख। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन ये क्या होता है? तो थायराइड से निकलने वाला जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, ये क्या होता है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा ग्लाइकोलिपिड। ऑप्शन नंबर सी।
पॉलीपेप्टाइड एवं लघु पेप्टाइड को कौन सा प्रोटीलायोटिक एंजाइम अमीनो अम्ल में विखंडित करता है? तो साथियों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीपेप्टाइड एवं लघु पेप्टाइड को कौन सा प्रोटीओलाइटिक एंजाइम अमीनो अम्ल में विखंडित करता है? तो करेक्ट आएगा, याद रखिएगा, ट्रिप्सिन और देखिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको यहाँ याद रखना है। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? याद रखिएगा, मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला जो थर्मोस्टेट होता है वो हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, हाइपोथैलेमस। निम्न में से कौन सी संरचना मानव के पेसमेकर के समान है? तो भाई इनमें से कौन सी संरचना है जो मानव के पेसमेकर के समान होती है? तो SA नोड, याद रखना। अगला है, रक्त प्लाज्मा के लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किसमें व्यक्त किया जाता है? तो देखिए रक्त प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं का जो अनुपात है वो हीमेटोक्रिट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हीमेटोक्रिट। इनमें से कौन सा पादप घास कुल में नहीं आते हैं? तो इनमें से कौन सा एक पादप है जो घास कुल में नहीं आता है? तो गेहूं भी घास कुल में आता है, गांठ घास भी आता है, जो भी आता है। राई जो है ये साथियों घास कुल में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी राई राइट आंसर है। जीरोप्थेल्मिया आहार में किसकी कमी से होता है? तो साथियों जीरोप्थेल्मिया एक साथियों बीमारी है जो आहार, जो भोजन हम करते हैं उस भोजन में जब वह पदार्थ नहीं मिलता है तो उसकी कमी से होता है। तो याद रखना, जीरोप्थेल्मिया ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी। हृदय रोगों के उपचार में काम आने वाली अत्यधिक उपयोगी दवा फॉक्स ग्लोब से प्राप्त होती है। यह पादप के किस मुख्य अंग से मिलती है? तो फॉक्स ग्लोब जो कि हृदय रोग के उपचार में काम आता है, यह साथियों पादप के पत्ती से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों से। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? देखिए धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा आयनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर डी। अगला है ग्लेसल एसिटिल। देखिए ग्लेसल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं? तो साथियों ग्लेसल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं? तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मेंडेलीफ की जो आवर्त सारणी है ये भाई कब प्रकाशित हुई थी? तो करेक्ट आएगा 1872 में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के किस ओर स्थित होती हैं? यानी वह तत्व जो कि आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, वो आवर्त सारणी के किस ओर होते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा दाहिने और नीचे ओर, दाहिने की ओर नीचे, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी। एल्किन क्या कहलाते हैं? तो भाई एल्किन, याद रखिए एल्किन जो होते हैं ना ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दोहरे आबंध होते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखिए प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो याद रखना भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में। अगला है, दीप्त तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो भाई दीप्त तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ताप को मापने के सामान्य पैमाना क्या है? तो देखिए ताप को मापने के लिए हम इन तीनों सामान्य पैमानों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। अगला है, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, यह विचार किसने रखा था? तो भाई यह विचार कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है किसने रखा था? तो याद रखना जोसेफ प्राउस्ट ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। रसायन विज्ञान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए रसायन विज्ञान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1860 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, टायरोसिन सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो याद रखिए टायरोसिन को सर्वप्रथम पनीर से निकाला गया था साथियों। पनीर जो खाद्य पदार्थ होता है, पनीर है ना, उस एंजाइम का नाम क्या है जो माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है? तो याद रखना उस एंजाइम का नाम क्या है जो माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है? याद रखना माल्टेस। ऑप्शन नंबर ए। विटामिनों को दो समूह में वर्गीकृत किया जाता है, वे कौन से दो
वो कौन कौन से हैं? तो उपयुक्त तो दोनों, एक जल में विलय विटामिन जो कि होता है विटामिन बी और विटामिन सी, एक होता है वसा में विलय विटामिन जो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आगे देखिए अगला है, जेम्स डेवे वाटसन को फ्रांसिस क्रिक तथा मॉरिस विल्क्स के साथ संयुक्त रूप से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, डीएनए संरचना निर्धारण करने के लिए। अगला है, सामान्य ताप एवं दाब यानी एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो याद रखना सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे देखिए, नेक्स्ट है, जल के अपचयन से प्राप्त गैस होती है कौन सी? यानी जल के अपचयन से जो गैस प्राप्त होती है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह बल जो केंद्र की ओर लगता है उसको अभिकेंद्र बल बोलते हैं, यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल। आइजक न्यूटन ने गणित की नई शाखा की खोज की जिसे क्या कहते हैं? तो भाई आइजक न्यूटन ने गणित की एक नई शाखा की खोज की थी जिसको क्या कहते हैं? कैलकुलस, कलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो भाई देखिएगा गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलियां हैं वो क्या होता है? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा आपका लेंस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सरसों का पौधा किस मूलतंत्र का उदाहरण है? तो साथियों देखिए सरसों का जो पौधा होता है ये मूसला मूलतंत्र का उदाहरण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कीटहारी पादप है? तो इनमें से कौन एक कीटहारी पादप है? याद रखना घटपर्णी। अगला है, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? तो भाई विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? तो कम दाब पर पारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो है घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो देखिए वस्तुओं का आवेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? याद रखिए मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के आधार में होता है। और साथियों ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है, मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलता है, ऑप्शन नंबर डी बैटरी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किसको? तो याद रखिएगा वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, ऑप्शन नंबर सी। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं किस चाल से? तो जो पराध्वनिक विमान होते हैं ना साथियों ये ध्वनि की चाल से ध्वनि के चाल से भी अधिक चाल से उड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम के विखंडन पर कितने न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन भी है, देखिएगा विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो साथियों विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टेकोफेरल, ये साथियों प्रजनन शक्ति को बढ़ावा देता है, यानी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं साथियों आपको आज का क्लास पसंद आया है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नए साथी अगर कोई भी हैं वीडियो के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, अगर आपको डेली तैयारी करनी है, नौकरी चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।